यूनिवर्सल ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। पर्यावरण में टॉप 30 क्वेश्चन की जो श्रृंखला चल रही है, आज ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम उन प्रश्नों को लिए हैं जो टेट, सीटेट और सुपर टेट जैसी परीक्षाओं के लिए अति संभावित प्रश्न हैं। हम इन 30 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कुछ प्रश्न और उनसे हम व्याख्या करेंगे तो उससे आपके और भी क्लियर हो जाएंगे। अर्थात 30 के साथ आप 50-60 प्रश्न तैयार कर सकते हैं। लेकिन ये 30 प्रश्न आपके लिए बहुत उपयोगी है अगर आप टेट, सीटेट, सुपर टेट, यूपीपी या अन्य कोई ऐसी परीक्षा दे रहे हैं जहाँ पर सामान्य ज्ञान आता है और सामान्य ज्ञान में पर्यावरण के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टेट, सुपर टेट के साथ साथ ये अन्य परीक्षाओं के लिए आपके लिए उपयोगी है। इस वीडियो को देखें, अच्छा लगे इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और फिर बात करते हैं, चलते हैं इस प्रश्नों की इस श्रृंखला में। आज का पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? ध्यान देना, बहुत अच्छा प्रश्न है। कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? देखिए, कोंकण रेलवे है क्या, पहले ये जान लीजिए और फिर किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है ये जान लीजिएगा। देखिए, कोंकण भारतीय रेलवे की एक परियोजना है। कोंकण भारतीय रेलवे की एक परियोजना है और यह परियोजना उन राज्यों में लागू की गई है जहां पर दुर्गम पहाड़ियां, ऐसी नदियां जिनके जो बड़ी बड़ी पहाड़ियों के बीच में हैं, जहां पर रेलवे सुविधाओं को आसानी से नहीं बनाया जा सकता, ऐसे क्षेत्र के लिए इस कोंकण परियोजना की शुरुआत की गई। जो हमारा भारत देश है, भारत देश का जो दक्षिण हिस्सा है, यानी कि ये जो हमारा हिस्सा है जहाँ पर हमारा ये गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटका है, केरला है, ये जो हमारा ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी जो घाट हमारा है, इस तट पर ये कोंकण परियोजना की गई है। तो कोंकण रेलवे पर किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती? तो जो इसका तो सही उत्तर हो गया पश्चिमी घाट, यानी कि हमारे दक्षिण भारत का ये पश्चिमी घाट है और ये पश्चिमी घाट पे परियोजना शुरू की गई। बता दिया उन दुर्गम क्षेत्रों में जहाँ पर आसानी से रेलवे विस्तार नहीं हो पाता है। तो ऐसे महाराष्ट्र है, गोवा है और कर्नाटका, 3 राज्यों में परियोजना है। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका। और ख़ास तौर से महाराष्ट्र और ये गोवा में मुंबई को मंगलौर से जोड़ने के लिए बनाया गया है। गोवा भी पड़ता है बीच में, तो मुंबई से मंगलौर को जोड़ने के लिए उन दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में जहां आसानी से रेलवे विस्तार नहीं हो सका है, तो कोंकण परियोजना एक भारतीय रेलवे की परियोजना है, इसका विस्तार किया गया है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया पश्चिमी घाट। और एक बात जान लीजिए कि इस परियोजना की जो कुल लंबाई है, लंबाई इसकी है 760 किलोमीटर और इसे 1998 में प्रारंभ की गई थी। ये प्रारंभ डेट है। कुल लंबाई लगभग 760 किलोमीटर है। 3 राज्यों में है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, और ये भारत के पश्चिमी घाट पर है। ये ध्यान रखना, इसका पूर्वी घाट तट से मतलब नहीं है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस फसल के लिए भारत का कृषि क्षेत्र सबसे अधिक है? यानी कि भारत में ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सी फसल है जिसका कृषि क्षेत्र, यानी कि कृषि जो की जाती है वो सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर की जाती है? इसमें आपके लिए गेहूं है, चावल है, दलहन है और कपास है। तो इसमें जान लीजिए कि गेहूं जी नहीं, चावल सही उसका उत्तर है। चावल भारत में, चावल भारत जो है दुनिया में नंबर 2 पर है, यानी विश्व में चावल का स्थान है दूसरा, और भारत विश्व में दूसरा स्थान है। और भारत की बात की जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी अनाज होती है, तो वो चावल है। और कहते हैं कि विश्व में दूसरे स्थान, यानी पहले स्थान पे चाइना है और दूसरे स्थान पे भारत है। और ये भारत के कुल 21.8% भूभाग पर इसकी खेती की जाती है। ठीक है, सॉरी, कुल यानी कि दुनिया के कुल चावल का
21.8% भारत में चावल होता है। यानी ये चावल कुल भारत के दुनिया के कुल चावल के उत्पादन में 21.8% हिस्से पर चावल का उत्पादन होता है, मतलब चावल होता है। और लगभग 32% के यानी कि भूभाग पर चावल, अगर एरिया की बात की जाए तो लगभग 32%। अगर जो है हम कुल चावल उत्पादन में देखें तो 21.8% चावल भारत में होता है। इस प्रकार आपका सही उत्तर हो गया चावल। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे गहरा महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर, देखिए 4 महासागर आपके सामने हैं, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर। कहते हैं कि पूरे पृथ्वी पर जो 70.8% भाग पर जल है, और ये जो 70.8% भाग पर जल है, ये इन्हीं चारों समुद्रों में विस्तृत है। मुख्य रूप से जो समुद्र है वो 4 हिस्सों में विभाजित है, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और आर्कटिक सागर। हिंद महासागर बारे में आप जानते हैं, ये हमारे भारत का जो भारत के पश्चिमी और पूर्वी घाट पे जो सागर है वो हिंद महासागर है। अटलांटिक महासागर हम जानते हैं, ये उत्तरी और दक्षिणी 2 हिस्सों में उसे सभी समुद्र बटे हुए हैं। तो अटलांटिक महासागर जिसका आकार एस आकार का है, इसका आकार कैसा है? एस आकार का, यस आकार का, और इसे आंध्र महासागर भी कहते हैं। लेकिन प्रश्न है विश्व का सबसे गहरा महासागर। सबसे गहरा महासागर है उत्तर प्रशांत महासागर। देखिए विश्व का सबसे बड़ा, दोनों बात, ये बड़ा भी है और गहरा भी। प्रशांत महासागर विश्व की सबसे विशालतम यानी बड़ा महासागर है और सबसे गहरा महासागर है, क्योंकि इसी महासागर में आपका मेरियाना ट्रेंच पाया जाता है। मेरियाना ट्रेंच, यह मेरियाना ट्रेंच जिसकी गहराई लगभग 11,020 मीटर, कहीं कहीं 11,022 भी मिलेगा, तो आप ध्यान रखना 11,020 मीटर, ठीक है। तो इस प्रकार सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग, यानी कि रेल मार्ग, सबसे लंबा बड़ा रेल मार्ग की बात हो रही है, जिसमें भारतीय रेलवे है, ग्रांड सेंट्रल रेलवे अमेरिका है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे है और कनाडियन नेशनल रेलवे है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। ये ईवीएस में तो कुछ भी पूछ सकते हैं, सामान्य ज्ञान में जिन परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान आता है वहाँ भी आपकी इसकी चर्चा होती है। तो आप सोचिए और जानिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। यानी कि विश्व का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग कनाडियन या ट्रांस साइबेरियन या ग्रांड सेंट्रल, जी इसका सही उत्तर है ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग। यानी ट्रांस साइबेरियन रेलवे मार्ग यह विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। अगला प्रश्न है, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री से 3 डिग्री कर दिया जाए? जल का आयतन समझ रहे हैं, अगर किसी भी जल का टेम्परेचर 9 डिग्री हो जाए, 9 डिग्री से उठा करके 3 डिग्री कर दिया जाए तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा? समझ गए? 9 डिग्री से 3 डिग्री करने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि यस, आयतन में, यानी कि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी जब हम 9 से, अगर ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो जी हाँ आयतन में परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन कहा गया 9 डिग्री से 3 डिग्री करने पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी ऑप्शन है आयतन पहले बढ़ेगा के बाद घटेगा, ये भी नहीं होगा। आयतन पहले घटेगा और बढ़ेगा, ये भी नहीं होगा। पानी जम जाएगा, बिल्कुल नहीं जमेगा। यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड होने पर ही पानी में आयतन में परिवर्तन होगा। तो अगला प्रश्न, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? बहुत अच्छा ईवीएस में
हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। आदि मानव, आदि मतलब सबसे प्रारंभिक मानव, जब हमारी पृथ्वी पर पहले मानव आए होंगे, यानी हम जब बात करें पाषाण काल की, यानी जब मनुष्य मानव सभ्यता की शुरुआत हुई होगी, तो उन लोगों ने सबसे पहले अगर उन लोगों ने किस पशु को पालतू बनाया होगा? हिरण, कुत्ता, गाय, घोड़ा। जी हाँ, इसमें कुत्ता मनुष्य का प्रारंभ से ही एक पालतू जानवर रहा। आज भी कुत्ता पालतू जानवर के रूप में है, एक वफादार जानवर की श्रेणी में आता है। तो इन चारों विकल्प में आपका कुत्ता सही है। नेक्स्ट, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ पर आकर बसे? है तो ये इतिहास का प्रश्न, लेकिन पर्यावरण है, कहीं भी पूछा जा सकता है। तो और ये प्रश्न आया भी है कि आर्य भारत में, आर्य मतलब कौन है? भारत में बताया जाता है कि हमारे यहाँ जो हमारी सभ्यता है, इसके निर्माता आर्य थे, जो कि मध्य एशिया के बैक्ट्रिया क्षेत्र से घुमक्कड़ू जीवन व्यतीत करते हुए भारत आए थे। और जो यहीं के थे जो दक्षिण भारत में थे, वो अनार्य थे। आर्यों और अनार्यों की पूरी कहानी भारतीय इतिहास में उपलब्ध है। तो आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ, यानी अगर ये बाहर से आए, मध्य एशिया से आए, या कई इसके सिद्धांत है, कई बातें हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन वो आए तो सबसे पहले निम्न ऑप्शन में से कहाँ बसे? गांगेय या सप्त सैंधव प्रदेश, गांगेय घाटी, गंडक के तट पर, उपरोक्त सभी। देखिए इसमें नीचे चलते हैं। ये गंडक के तट पर बिल्कुल गलत है, गांगेय घाटी गलत है, तब उपरोक्त सभी हो नहीं सकता। सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त 7 नदियों से सिंचित प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश, सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, वही जो सप्त सैंधव क्षेत्र है, वहीं पर इसे आर्यावर्त, ब्रह्मवर्त, सप्त सैंधव प्रदेश। और यहीं पर जहाँ पे सिंधु घाटी की सभ्यता बाद में हमको विकसित मिली, तो वही क्षेत्र है सप्त सैंधव प्रदेश, इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, आप लोग जैसे प्रश्न आपके सामने आ रहा है, तो मन में प्रश्न को देख करके आप विकल्प सोचते रहिए। और अगर ये हमारा ये व्याख्यान या चरण अच्छा लग रहा है, जरा भी अच्छा लग रहा है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिए। और वीडियो को, जो लोग भी वीडियो को देंगे, कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हम लोगों का उत्साह बढ़ेगा और लगातार ये श्रृंखला आपके तक पहुंचती रहेगी। तो हमारे इस परिवार को बढ़ाने के लिए आपकी विशेष भूमिका है कि आप इस परिवार को बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी करवाएं, जिससे ये यूनिवर्सल ऑनलाइन स्टडी परिवार आगे बढ़े। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल। देखिए, मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल, इसमें चावल, जौ, गेहूं, ये सभी। देखिए, प्राचीन भारत की बात है, विज्ञान हमारा आज बढ़ा है और तमाम सी ऐसी खोजें जो आज हमको मिलती हैं, उसके पूर्व हम उसको पूर्व में जा करके उसको एनालिसिस करते हैं, देखते हैं। लेकिन आज सबसे ज़्यादा अगर, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर बात कही जाए, तो उपयोग में लाई गई फसल जौ है। ये हमको इसका साक्ष्य भारतीय इतिहास में भी मिलता है। ऋग्वेद में भी जौ का यव के रूप में उल्लेख मिलता है। तो मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग में लाई गई फसल थी ये जौ। अगला प्रश्न, एलिफेंटा की गुफा मंदिरों का निर्माण किसके समय में हुआ था? इसमें पाल है, चालुक्य है, चोल है, राष्ट्रकूट हैं। यानी एलिफेंटा गुफा का निर्माण किसके समय में हुआ था, ये ध्यान देना है। एलिफेंटा गुफा का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था। इसमें हमें कुछ नहीं ध्यान देना है, ये राष्ट्रकूट शासकों के समय में हुआ था। नेक्स्ट, महाबलीपुरम रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? देखिए ध्यान दीजिएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय, महेंद्र वर्मन, सिंह विष्णु। महाबलीपुरम दक्षिण भारत का एक मंदिर, रथ मंदिर है। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने कराया था, इसका सीधा उत्तर। नेक्स्ट, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? देखिए ये भारतीय इतिहास के प्रश्न हैं और उसे पर्यावरण में ज़रूरत नहीं, लेकिन आजकल तो EVS के नाम पर कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए हम लोगों को चर्चा मिक्स करनी पड़ती है। लाल किला, देखिए जब भी लाल किला का प्रश्न आता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मुग़ल बादशाह, जो 6 मुग़ल बादशाह हुए हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, उन बादशाहों में 2 लाल किला बना है।
एक लाल किला है दिल्ली का, एक दिल्ली और एक जो है आगरा। ठीक है, दिल्ली लाल का लाल पत्थर से बना हुआ किला, एक दिल्ली और एक जो है आगरा। दिल्ली का जो लाल किला है उसे बनाया है अकबर। दिल्ली का लाल किला अकबर, सॉरी एक मिनट, दिल्ली का लाल किला बनाया है शाहजहां ने और आगरा का अकबर। और दोनों लाल किले हैं अकबर के द्वारा और शाहजहां द्वारा। लेकिन यहां पूछा गया दिल्ली का लाल किला, तो बिना किसी डाउट के दिल्ली का लाल किला शाहजहां। ठीक है, अगर पूछा जाए आगरा का लाल किला तब आप उत्तर देंगे अकबर। वैसे आप शाहजहां के बारे में जान लीजिए। शाहजहां को यानी कि स्थापत्य कला का राजकुमार कहा जाता है। इन्होंने शाहजहां के समय में एक तो लाल किला, शाहजहां ने लाल किला बनवाया, उसके बाद ताजमहल, आगरा में ताजमहल है। देखिए आगरा में ताजमहल है लेकिन आगरा में लाल किला भी है, तो ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया, यानी पहला लाल किला, नंबर 2 ताजमहल और नंबर 3 दिल्ली का जामा मस्जिद। समझ गए होंगे, यानी कि दिल्ली का लाल किला, आगरा का ताजमहल और जामा मस्जिद दिल्ली का, ये 3 कलाकृतियाँ इनकी अद्भुत थी। और भी स्थापत्य थे इनके, लेकिन ये अद्भुत स्थापत्य कला थी जिसके कारण शाहजहां को स्थापत्य कला का राजकुमार कहते हैं। क्वेश्चन समझ गए होंगे। एक प्रश्न के साथ कई क्वेश्चन का व्याख्यान हो जाता है। एक प्रश्न है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? बचपन से सुनते आए हैं लेकिन यहाँ पे जान लीजिए, यानी कि 70.8% पर जल और 29.2% भाग पर स्थल। पढ़ते हैं, समानतः 70.8 को हम लोग 71% जानते हैं। तो पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? तो वो 71%, 71। ठीक है, अगला प्रश्न, सबसे बड़ा महासागर, यानी सभी 4 जो महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर कहाँ है? जो हमारा भारत, जो विश्व का मैप है, तो ऊपर ही हो जाए, ऊपर जो सागर है ध्रुवीय क्षेत्र में, उसे हम लोग आर्कटिक बोलते हैं, और जो दक्षिणी ध्रुव के पास है उसे हम अंटार्कटिक बोलते हैं। चूंकि दक्षिणी ध्रुव का जो सागर है वो बिल्कुल बर्फ के रूप में जमा है, इसीलिए उसकी गणना महाद्वीप के रूप में होती है, लेकिन आर्कटिक महासागर गणना सागर के रूप में होती है। तो सबसे बड़ा यानी विशाल महासागर बिना किसी डाउट के प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का यानी 4 महासागर में सबसे बड़ा महासागर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो वेनेजुएला का एंजिल जलप्रपात है। एंजिल, ये लगभग 979 मीटर ये ऊंचा है और ये एक झरना भी है। ये भी ध्यान देना, एंजिल जो जलप्रपात है ये एक झरना है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई विश्व में पूछा गया है, विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात, और ये कहाँ पे है? वेनेजुएला। वेनेजुएला, ये जलप्रपात वेनेजुएला में है। ठीक है, ध्यान रखना। और अगर बात की जाए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, जब विश्व का, ये तो विश्व का स्तर हो गया, ये जो आप पढ़ रहे हैं ये विश्व का पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो भारत में गारसोपा अभी तक था, भारत में गारसोपा जलप्रपात अभी तक था, लेकिन अब भारत में कुंचिकल जलप्रपात हो गया है। यानी भारत का सबसे, अगर ये जान लीजिए, भारत का सबसे ऊंचा
क्या लिखेंगे? कुंजिकल, कुंजिकल जलप्रपात। ठीक है। और विश्व में सबसे ज़्यादा, यानी कि ये जो है वेनेजुएला है, ये वेनेजुएला में है एंजिल जलप्रपात। ये एक झरना है, इसकी ऊंचाई 979 मीटर है। और जो भारत में जो इसकी जो जलप्रपात है, ये कुंचिकल जलप्रपात है, जो कि भारत का जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात इस समय है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व में चावल का सर्वाधिक उत्पादक देश, बिना किसी डाउट के दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल कहाँ होता है? आप जानते हैं, शुरू से पढ़े हैं, भारत, चीन, इंडोनेशिया, रूस। इन 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आप भी अपने मन में डिसाइड करें कि कौन सा जहाँ पे सबसे ज़्यादा चावल होता है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादक देश, पिछले प्रश्न में आपने देखा, सीधे बिना किसी डाउट के चीन। नंबर 2 पे भारत आता है, लेकिन नंबर 1 पे, यानी कहा गया सर्वाधिक उत्पादक देश, तो आप चीन पे, दूसरे नंबर पे भारत। अगला प्रश्न, विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश। बहुत अच्छा प्रश्न है। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है? तो बिना किसी डाउट के विश्व में भारत, यानी भारत, चाय देखते हैं, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश दुनिया में भारत है। अगला प्रश्न, पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए। यहाँ से कुछ ऐसे प्रश्न लिए गए हैं जो आजकल के सीटेट में या सुपर टेट में या टेट में भी इस तरह के प्रश्न पूछते हैं, जिसे हम लोग पेडागॉजी का नाम देते हैं। तो इस तरह प्रश्न होते हैं, पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? एक समान होना चाहिए, आयु के अनुसार होना चाहिए, शैक्षिक स्तर के अनुसार होना चाहिए, आयु एवं शैक्षिक स्तर को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। तो जी हाँ, पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? पर्यावरण की शिक्षा आयु और शैक्षिक स्तर, यानी बालक की उम्र भी और बालिक का शैक्षिक स्तर। ऐसा नहीं बालक अच्छा 5 में बालक है और उसको आप जटिल जटिल पर्यावरण के बारे में आप चर्चा करें तो वो संभव नहीं है। उसके आयु और शैक्षिक स्तर को ध्यान में रखते हुए भी पर्यावरण का पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो सही उत्तर है आयु एवं शैक्षिक स्तर को ध्यान में रखते हुए। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय का अर्थ होता है कि पर्यावरणीय मतलब अपकर्ष में पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण। जी हाँ, पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, बिल्कुल सही बात है। मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, ये भी बिल्कुल सही है। पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन, ये भी बात सही है। अर्थात सही विकल्प है उपरोक्त सभी। सही विकल्प क्या लगाएंगे आप? उपरोक्त सभी, क्योंकि इसके तीनों बातें पर्यावरण अपकर्ष का अभिप्राय बनती है, इसलिए सही उत्तर इसका होगा उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य है। आप लोग अपने मन में संकल्प लें, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? देख लीजिए, पर्यावरण का ज्ञान देकर विद्यार्थियों को विद्वान बनाना, या विद्यार्थियों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए, या पर्यावरण विदों का मनोबल बढ़ाने के लिए, या इनमें से सभी बातें सही है। तो आपको बताना है। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा क्यों अनिवार्य है? तो इसका देख लीजिए, विद्यालय में पर्यावरण एजुकेशन हम बच्चों को विद्यालय में क्यों दें? पर्यावरण का ज्ञान देकर विद्यार्थियों को विद्वान बनाना, बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थियों में पर्यावरण की चेतना जगाने के लिए, जी हाँ, जब वो पर्यावरण के प्रति जानेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा उत्सर्जन करेंगे तो पर्यावरण नुकसान होगा, प्लास्टिक जलाएंगे तो पर्यावरण का नुकसान होगा, लकड़ियों को जलाएंगे तो पर्यावरण को नुकसान होगा, गंदगी फैलाएंगे तो पर्यावरण को नुकसान होगा। ऐसे बहुत सारे आयाम हैं पर्यावरण को लेकर के। तो विद्यार्थियों में पर्यावरण चेतना जगाने के लिए बिल्कुल सही है। पर्यावरण विदों का मनोबल, जो पर्यावरण विद्वान हैं वो जब भी कोई हमारे पर्यावरण के लिए कोई कार्य करते हैं तो उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए भी कार्य करना चाहिए, बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी, अर्थात ये तीनों बातें सभी पर्यावरण के लिए अनिवार्य हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी।
उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न आपके सामने है, पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? पर्यावरण शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है? यानी कि पर्यावरण हम एजुकेशन क्यों देते हैं? बहुत अच्छे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को ध्यान रखना। सीटेट परीक्षा आ चुकी है और सीटेट परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं ईवीएस में। तो ईवीएस में तो पर्यावरण शिक्षा से क्या अभिप्राय है? विद्यार्थियों पर अतिरिक्त बोझ डालकर व्यस्त रखा जाए, विद्यार्थियों को पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, विद्यार्थियों का मनोरंजन हो जाए, या पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जाए। जी बिल्कुल सही उत्तर है, पर्यावरण को हम इसलिए शिक्षा देते हैं कि हमारा जो वातावरण है उसको दूषित होने से बचाया जाए, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, मृदा प्रदूषण हो, कोई ध्वनि प्रदूषण हो, किसी भी प्रकार का प्रदूषण हमारे पर्यावरण को प्रभावित करता है। तो पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए यानी चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा योजना विधि का सिद्धांत नहीं है? कौन सा योजना विधि, बहुत ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है कौन सा योजना विधि का सिद्धांत नहीं है। देखिए, उपयोगिता का सिद्धांत ये योजना विधि का सिद्धांत है, सहकारिता का सिद्धांत ये भी योजना विधि का सिद्धांत है, अनुभव का सिद्धांत ये भी योजना विधि का सिद्धांत है। लेकिन पूछे क्या नहीं है? परिवर्तन का सिद्धांत ये योजना विधि का सिद्धांत नहीं है। इसलिए ये तीनों बातें तो सही हैं, लेकिन यहाँ पे हम उत्तर इसलिए नहीं मानते क्योंकि यहाँ पूछा नहीं है। तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा परिवर्तन का सिद्धांत। तो आप उत्तर देंगे परिवर्तन का सिद्धांत। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी अनुदेशात्मक उद्देश्य की विशेषता नहीं है? ध्यान देना, अनुदेशात्मक उद्देश्यों की विशेषता नहीं है, नहीं पूछा जा रहा, नहीं है। तो नहीं है को आपको ध्यान में रख के चलना है, इसलिए अनुदेशात्मक विशेषता को नहीं है। इसमें देखिए, अब जान लीजिए कि इसमें अनुदेशात्मक उद्देश्य कौन कौन से हैं। ठीक है, अनुदेशात्मक उद्देश्य कौन कौन से हैं? देखिए, बहुसंकुचित ये अनुदेशात्मक उद्देश्य में आता है, अति विशिष्ट ये भी आता है, व्यवहारिक ये भी आता है, लेकिन पूछा गया विशेषता नहीं है। तो आदर्श, यानी कि ये हमारा सही उत्तर है, यानी उत्तर हमारा सही है आदर्श, क्योंकि क्या पूछा गया है? नहीं है। तो आंसर क्या देंगे हम? आदर्श। ठीक है, यानी कि आदर्श अनुदेशात्मक उद्देश्यों की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी अमनोवैज्ञानिक विधि है? देखिए, मनोवैज्ञानिक और अमनोवैज्ञानिक, व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि, समस्या समाधान विधि और इनमें से कोई नहीं। तो अमनोवैज्ञानिक विधि क्या है? देखिए, पहले जान लें हम मनोवैज्ञानिक विधि और अमनोवैज्ञानिक। देखिए, जिसमें अमनोवैज्ञानिक विधि अमनोवैज्ञानिक विधि है, देखिए ये प्रयोगशाला विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है, समस्या समान विधि ये मनोवैज्ञानिक विधि है, लेकिन जो व्याख्यान विधि है ये अमनोवैज्ञानिक विधि है। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ये होगा, ये नहीं होगा। व्याख्यान विधि अमनोवैज्ञानिक विधि की अंतर्गत आता है। सीधे आप उत्तर ध्यान रखिए, आपका एक प्रश्न सही हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक विधि के निर्माण का आधार क्या है? वैज्ञानिक विधि के निर्माण का आधार आगमन विधि, निगमन विधि, आगमन निगमन दोनों और निगमन आगमन विधि। जब हम ईवीएस की क्लास जब लेके आएंगे, डिटेल जब आपको पढ़ाएंगे जिस क्लास में, वहाँ पे हम लोग आगमन विधि, निगमन विधि, निगमन आगमन, इन विधियों पर डिटेल चर्चा करेंगे। क्योंकि समय नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो देखने में भी आपका उत्साह कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ध्यान लेते हैं कि वैज्ञानिक विधि के निर्माण का आधार इनमें से कौन सा है। हम सीधे उत्तर पर आते हैं। तो वैज्ञानिक विधि के निर्माण का आधार, बहुत अच्छा, बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न है। सीधे उत्तर आप दे दीजिएगा आगमन निगमन विधि। चाहे आगमन हो चाहे निगमन हो, ये दोनों वैज्ञानिक विधि के निर्माण का आधार है। केवल आगमन विधि नहीं है, आगमन भी है, निगमन दोनों वैज्ञानिक विधि के आधार है। बट केवल आगमन केवल निगमन नहीं है, आगमन और निगमन दोनों विधियां वैज्ञानिक विधि के आधार का निर्माण करती हैं। ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन आगमन, पहले आगमन होगा फिर निगमन, ये निगमन आगमन ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा, आगमन देन निगमन। निम्नलिखित दार्शनिक में कौन
निगमन विधि का अनुयायी है? बेकन, अरस्तु या दोनों या चार्ल्स डार्विन? निगमन विधि का अनुयायी, निगमन विधि सीधे से आप उत्तर जान लो, बेकन। निगमन विधि का अनुयायी बेकन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित दार्शनिकों में से कौन आगमन विधि का, अब ध्यान दीजिएगा, जब एक मतलब कि एक हो गए बेकन, अब आएगा आगमन यानी निगमन विधि का बेकन हो गए, तो आगमन विधि का अनुयायी कौन है? थोड़ा सा हम पिछले प्रश्न में चलते हैं, हल्का सा यहाँ हम थोड़ा सा संशोधन कर लेते हैं। यहाँ पे निगमन विधि की जब बात आती है तो निगमन विधि में थोड़ा सा डाउट क्लियर कर लीजिए। निगमन विधि के जो अनुयायी हैं ये हमारे अरस्तु जी हैं। थोड़ा सा मैं कहूँ निगमन विधि के अनुयायी अरस्तु जी हैं और आगमन विधि के अनुयायी बेकन है। निगमन के अरस्तु यानी निगमन के अरस्तु हैं, और अभी जब अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है कि आगमन विधि के अनुयायी कौन है, इसमें आप डालेंगे बेकन। ये थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। निगमन विधि के अरस्तु हैं और आगमन विधि के बेकन हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये अलग से भी कर लो। जैसे निगमन विधि, निगमन की जब बात आएगी तब आप डालेंगे अरस्तु, और आगमन के, सीधे दिमाग में बैठा लीजिए, आगमन के हैं बेकन। ये बहुत बार पूछा जाता है, चर्चा पे बाद में होगी। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, दो प्रश्न आप एक क्लियर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, विज्ञान मेलों का आयोजन किया जाता है, यानी विज्ञान मेले तमाम से बच्चों को दिखाए जाते हैं, तमाम तरह से अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, अलग अलग चीज़ें बना करके साइंटिफिक तरीके के, उसका मेला का आयोजन प्राय हर स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, गांव स्तर पे, शहर स्तर पे, मंडल स्तर पे किया जाता है। तो आखिर इन मेलों का आयोजन करने का उद्देश्य क्या रहता है? आखिर क्यों ये इन मेलों का आयोजन किया जाता है? तो ये हमको देखना है। विज्ञान मेले से आखिर फायदा क्या मिलता है? विज्ञान विषय के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, बिल्कुल सही बात है। विज्ञान मेले का उद्देश्य ही होता है कि विज्ञान विषय के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। दूसरा है विज्ञान में मेधावी छात्रों का पता लगाने के लिए। जी हाँ, कौन सा बच्चा कितना अच्छा अनुसंधान कर रहा है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, कौन सी विधि चल रही है, क्या बना रहा है, क्या सोच रहा है, तो ऐसे मेधावी छात्रों के बारे में पता लग जाता है। तीसरा है विज्ञान के संप्रत्ययों और प्रक्रिया को चलित प्रतिमानों की सहायता से समझने के लिए। बिल्कुल सही है, यानी संप्रत्यय और प्रक्रिया को चलित यानी प्रैक्टिकल करके, देख करके कैसे हो रहा है, यानी कोई मुंह से बोल दिया ये नहीं, हर चीज़ को क्रिया विधि से दिखाना, ऐसे माध्यम समझने के लिए मेले लगते हैं। अर्थात ये तीनों बात सही हैं। इसमें हम फिर हमारा जो हमको आंसर लगाना होगा डी विकल्प लगाएंगे, यानी उपरोक्त सभी। ये तीनों बात सही हैं, लेकिन ऑप्शन में इनको हम ये गलत करेंगे क्योंकि यहाँ पे चौथा विकल्प हमारा सही होगा, लेकिन चौथे विकल्प के लिए तीनों विकल्प सही हैं। समझने के लिए ये आपके हैं। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक विधि के सोपानों का सही क्रम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया ये। वैज्ञानिक विधि के सोपान सीधे सीधे पूछते हैं। पहले परिकल्पना, प्रयोग, समस्या, निष्कर्ष है, या समस्या, प्रयोग, परिकल्पना, निष्कर्ष है, या प्रयोग, समस्या, निष्कर्ष और परिकल्पना है, या समस्या, परिकल्पना और प्रयोग का निष्कर्ष है। ये आपको ध्यान देना है। वैज्ञानिक विधि के सोपानों में सीधे हम ज़्यादा आउट नहीं जाते हैं, सीधे आपको बताते हैं। वैज्ञानिक विधि के सोपानों में पहले समस्या आता है, फिर परिकल्पना होती है, फिर प्रयोग किया जाता है और फिर निष्कर्ष पे पहुंचा जाता है। तो सीधे इसका उत्तर आपको समझना है, समस्या, परिकल्पना, प्रयोग और निष्कर्ष। तो ये आपका सही विकल्प है। इसको दिमाग में बैठा लीजिए, सीधे आपको ये उत्तर देना होता है। सबसे पहले समस्या, फिर परिकल्पना। भाई पहले प्रयोग थोड़ी करेंगे, पहले समस्या आएगा फिर प्रयोग करेंगे। पहले समस्या के बाद पहले आप जो प्रयोग नहीं करेंगे, परिकल्पना करेंगे, फिर उसके बाद प्रयोग करेंगे, फिर आप निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। अगला प्रश्न, धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग। वैसे धूम्रपान से तो लगभग बहुत सारे रोग हैं, लेकिन धूम्रपान से होने वाला रोग तपेदिक यानी क्षय रोग, जिसे हम लोग टीबी भी कहते हैं। जब सिगरेट पीते हैं इसका धुआं हमारे लंग्स में जाता है, बैठ जाता है, जमते जमते एक समय ऐसा आता है, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी फेफड़ों में हो जाती है। तो क्षय रोग और कैंसर रोग दोनों ऑप्शन इसमें हो सकते हैं, लेकिन तपेदिक यानी कि क्षय रोग आप इसमें लगाइए। नेक्स्ट,
वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की कितनी मात्रा होती है? हमारे वायुमंडल में आप जानते हैं हमारी ये पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी के चारों ओर अदृश्य वायुमंडल है। ये पृथ्वी और पृथ्वी के चारों ओर अदृश्य वायुमंडल का घेरा है, जो पृथ्वी में उपस्थित गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण यहाँ तक फैला हुआ है। इसी वायुमंडल को 5 लेयर में बांटा गया: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है क्षोभ मंडल, ठीक है, समताप मंडल, ये होता है मध्य मंडल, और ये होता है आयन, और ये होता है बहिर्मंडल। ठीक है, जो हमारा ये सबसे क्षोभ मंडल, सबसे नीचे वाला मंडल है, वैसे सारी गैसें तो यहाँ तक पाई जाती हैं, लेकिन हमारे इस वायुमंडल में गैसें हैं। हमारे वायुमंडल में एक चीज़ और ध्यान दीजिए, वायुमंडल में कुल 4 चीज़ें होती हैं। वायुमंडल जो है 4 चीज़ों से बना है। नंबर 1 है गैस, नंबर 2 है धूल कण, नंबर 3 है जल वाष्प, और नंबर 4 है हवा। इन 4 चीज़ों से हमारा वायुमंडल बना है। अगर इन चारों चीज़ों में कोई भी नहीं होगा तो वायुमंडल में दिक्कतें हो जाएंगी। हवा में गैसें मिली होती हैं, धूल कण होता है, जलवाष्प होता है, ये चारों चीज़ मिल करके वायुमंडल का निर्माण होती हैं। और इन्हीं वायुमंडल में जो एक पहला आपने लिखा है गैस, गैस में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनान, बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मात्रा 78.09। उसके बाद नंबर आता है ऑक्सीजन, ये लगभग 21% के आसपास, यानी 99% प्लस यही दोनों गैस हैं। बाकी 1% से कम में अन्य गैसें हैं। इस प्रकार सही हमारा उत्तर वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की कितनी प्रतिशत है? वो 78%। और ऑक्सीजन कितना है? अगर बात कही जाएगी ऑक्सीजन, कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, ऑक्सीजन 21, नाइट्रोजन 78.09। और एक बात और जान लीजिए, ये है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 की मात्रा 0.03, ये भी पूछा जाता है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, और कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम लोग उत्सर्जित करते हैं वो CO2 यानी 0.03% है। तो इस प्रकार से वायुमंडल में गैसों की मात्रा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। जो लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं, बने हैं, निश्चित तौर से वो अपने लिए उपयोगी समझ रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को आप फिर से कहते हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा। और बहुत जल्दी ही हम लाइव आने वाले हैं, आप लोगों को अब लाइव क्लास मिलने वाला है। बहुत जल्दी इसकी सूचना आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।